Hello, welcome you all in official YouTube channel of Civil Engineering Gurukul. So this is lecture number 2 of unit number 2, that is water requirement of crops. So in this particular session we are going to discuss some important term associated with water requirement of crop, such as paleo irrigation, cash crops, intensity of irrigation, time factor, capacity factor, and command area. And under command area we will discuss about gross command area, that is GCA, culturable command area, and lastly I will finish this lecture along with the irrigable command area, that is ICA. So this lecture is very important for you for understanding the water requirement of crops, so that you can understand the next upcoming lecture of irrigation engineering. सो आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो कि इरिगेशन इंजीनियरिंग से एसोसिएटेड है, जैसे कि पैलियो इरिगेशंस के बारे में, कैश क्रॉप के बारे में, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन के बारे में, टाइम फैक्टर्स के बारे में, कैपेसिटी फैक्टर के बारे में, कमांड एरिया के बारे में। और हम लोग कमांड एरिया के अंदर में देखेंगे जो कि टर्म बार बार यूज़ होता है, जैसे कि ग्रॉस कमांड एरिया, दैट इज़ GCA, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कल्चरेबल कमांड एरिया, दैट इज़ CCA, एंड लास्टली we'll finish this lecture along with the term irrigable command area, that is ICA. So stay connected with us up to the end of this lecture. So thank you everyone for watching this lecture. I think कि आप सभी एक्टिव हो गए होंगे और जितने भी सारे बच्चे हैं इससे पहले के सारे लेक्चर नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। ओके, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस के सारे नोट्स नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक आपको आगे की जो लेक्चर्स है समझ में नहीं आएंगे। ओके, सो लेट स्टार्ट दिस लेक्चर। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सबसे फर्स्ट टर्म जो है हमारा, हम लोग अभी देखेंगे क्रॉप रेशियो के बारे में। ओके, सो व्हाट डज इट मीन फ्रॉम क्रॉप रेशियो। ओके, सो मैं आपको सबसे सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो कि दो सीज़न हमारे पास है, क्योंकि मेनली जो दो सीज़न होता है इरिगेशंस के लिए, दैट इज़ कॉल्ड खरीफ सीज़न और रबी सीज़न। कौन कौन सा सीज़न? खरीफ एंड नेक्स्ट रबी, यही दो सीज़न होता है ना मेन रूप से। सो हमारे पास दो सीज़न होता है क्रॉप को क्या करने के लिए, सोन करने के लिए खेतों में। ठीक है, अब मान लो कि खरीफ का आपका एरिया है, खरीफ में आपने एरिया लगाया 2 हेक्टेयर। कितना लगाया? 2 हेक्टेयर। ठीक है, और आपने रबी में जो एरिया लगाया है, किसमें? रबी में मान लो आपने लगाया है 3 हेक्टेयर। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि खरीफ रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि जो खरीफ है, खरीफ और रबी के दोनों का जो सीजन्स है, जितना हमने उसमें एरिया को प्रपोज किया है, मान लीजिए खरीफ का सीज़न है उसमें आपने 2 हेक्टेयर एरिया को लगाया है और रबी का सीज़न इसमें आपने 3 हेक्टेयर एरिया को लगाया है, तो इस दोनों के एरिया के रेशियो को ही हम लोग कहते हैं क्रॉप रेशियो। ओके, क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्रॉप रेशियो। मतलब क्रॉप रेशियो CR इज इक्वल टू एरिया इरीगेटेड इन खरीफ सीजन, है ना। तो खरीफ सीजन में एरिया कितना इरीगेट किया? 2 हेक्टेयर डिवाइडेड बाई एरिया इरीगेटेड इन रबी सीजन, दैट इज 3 हेक्टेयर। हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐसे कर दीजिए 3 हेक्टेयर। ओके, तो 2 हेक्टेयर बाई 3 हेक्टेयर कैंसिल हो जाएगा, यानी क्रॉप रेशियो हमेशा यूनिटलेस होता है। सो 2/3। सो इन सिंपल वर्ड्स आप समझिए कि क्रॉप रेशियो इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ एरिया अंडर दी 2 क्रॉप्स सच एज खरीफ एंड रबी। सो खरीफ और रबी का जो सीज़न होता है उसमें जितना हम एरिया इरीगेट करते हैं उस दोनों के एरिया के रेशियो को हम लोग क्या करते हैं? क्रॉप रेशियो कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो क्रॉप रेशियो क्या होता है? क्रॉप रेशियो मतलब होता है कि एरिया जो हम इरीगेशन करते हैं इस 2 पर्टिकुलर
सीजन में उस दोनों का रेशियो हम लोग कहलाता है क्रॉप रेशियो। ओके, सो सिंपल वर्ड में समझिए, एरिया इरिगेटेड बाय खरीफ सीजन टू एरिया इरिगेटेड बाय रबी सीजन इज कॉल्ड क्रॉप रेशियो। ओके, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा ये बात। सो यहाँ पे वही टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, so देखिए द रेशियो ऑफ प्रपोज्ड एरिया अंडर द क्रॉप ऑफ टू मेन सीजन दैट मीन्स खरीफ एंड रबी इज कॉल्ड एज क्रॉप रेशियो। द एरिया टू बी इरीगेटेड फॉर रबी क्रॉप इज मोर दैन दैट फॉर खरीफ क्रॉप्स। यानी कहने का मतलब है कि जो एरिया का इरीगेशंस होता है रबी क्रॉप्स में खरीफ क्रॉप्स के कंपेरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। मैंने बताया था ना आपको, रबी क्रॉप्स में से एग्जाम्पल क्या आ गया, रबी में क्या आ गया, रबी में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि गेहूं है, वेट है, ये सब है। और खरीफ में जैसे क्या आता है, खरीफ में आपका हो गया जैसे कि राइस है, ठीक है। तो एज फॉर एग्जांपल ये समझिए और सिंपल समझिए कि एरिया इरीगेटेड इन खरीफ सीजन्स टू द एरिया इरीगेटेड इन रबी सीजन दैट इज कॉल्ड क्रॉप रेशियो। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए पैलियो इरीगेशन से, इस टर्म को समझिए आप लोग, पैलियो इरीगेशन क्या होता है। पैलियो इरीगेशन मतलब होता है कि आप लोग सभी जानते हो कि खेत देखे होंगे सभी, कोई या नहीं देखे हो तो समझ लो, खेत में जब हम स्टार्टिंग में प्लांट को क्या करते हैं, सोन करते हैं, मतलब प्लांट को जब हम बोते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि स्टार्ट में खेत क्या होता है, काफ़ी ड्राई होता है, काफ़ी सूखा हुआ होता है। उस कंडीशन में वहाँ पे हम प्लांट को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सोन नहीं कर सकते हैं। मीन्स प्लांट को सोन करने से पहले भी खेत को हम क्या करते हैं, प्रॉपर वे में मॉइस्चराइज करते हैं। सबसे पहला उस समय जो हम पानी देते हैं ना, दैट इज कॉल्ड पैलियो इरीगेशन। मीन्स प्लांट को बोने से पहले हम खेत में क्या करते हैं, पानी देते हैं और उसमें प्रॉपर वे में क्या करते हैं, खेत को प्रिपेयर करते हैं प्लांट को बोने के लिए, दैट इज कॉल्ड पैलियो इरीगेशंस। क्योंकि खेत स्टार्टिंग में काफ़ी ड्राई होता है, उस समय डायरेक्टली हम प्लांट को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम खेतों में नहीं बो सकते हैं। उस समय जो वाटर देते हैं वेरी फर्स्ट समय में, उसको हम लोग कहते हैं पैलियो इरीगेशन। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सम टाइम इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन द इनिशियल स्टेजेस बिफोर द क्रॉप इज शोन in the land very dry. In such cases the soil is moistened with water so as to help in sowing. This is known as पैलियो इरीगेशन। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग में जब हमारा खेत में यानी जो हमारा लैंड्स होता है वो काफ़ी ड्राई होता है और उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस ड्राई सॉइल को हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्टेंड करने के लिए जो वाटर सप्लाई, जो वाटर देते हैं उसमें, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, पैलियो इरीगेशंस। सो अभी आपने दो इंपॉर्टेंट टर्म समझा, क्रॉप रेशियो और पैलियो इरीगेशंस। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं कैश क्रॉप एंड इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका यूटिलाइज बार बार किया जाता है इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश क्रॉप्स, मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ आपको। कैश क्रॉप मतलब वैसा क्रॉप होता है जिसको जो फार्मर्स होते हैं क्या करते हैं, फार्मर्स अपने खेतों में लगाते हैं और क्योंकि उसका टोटल यूज़ खुद नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे कि धान है या गेहूँ है, उसका यूटिलाइज खुद कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे क्रॉप्स है जिसका यूटिलाइज खुद नहीं करते हैं, उसको जा करके वो मार्केट में इन कैश मतलब उसको बेचते हैं, उससे पैसा अर्न करते हैं। जैसे कि टोबैको का है, मतलब गन्ना हो गया, सगर कैन हो गया, चाय हो गया यानी टी हो गया, कॉटन्स हो गया। क्या कोई घर में पूरा मान लो कि खेती करेगा चाय का, पूरा का पूरा चाय यूटिलाइज कर सकता है, कॉटन कर सकता है, टोबैको कर सकता है। ये सब क्या है, कैश क्रॉप्स है, मतलब काफ़ी महंगे क्या है हमारे क्रॉप्स है और इसको अगर हम लोग बेचते हैं मार्केट में जाकर तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है, उसको हम लोग कहते हैं कैश क्रॉप्स। नाम से ही क्लियर है, कैश क्रॉप्स, है ना। सो अ कैश क्रॉप इज़ अ क्रॉप विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड डायरेक्टली बाय द कल्टिवेटर्स। मीन्स जो कल्टिवेटर से जो इसको मतलब क्या कर रहा है, उपज कर रहा है, डायरेक्टली इसको कंज्यूम नहीं करता है, बट विच हैज़ टू इनकास्ट इन मार्केट फॉर प्रोसेसिंग। लेकिन इसका क्या करता है, लोग मार्केट में क्या करता है, भेजता है प्रोसेसिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन कौन सा है, कॉटन, टोबैको, सगर कैन। पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन कौन से कैश क्रॉप्स है, तो टी हो गए, कॉटन्स हो गए, टोबैको हो गए, सगर कैन हो गए। वेट और राइस कभी भी कैश क्रॉप्स में नहीं आता है, ठीक है, याद रखिए कौन कौन से कैश क्रॉप्स हैं। टी है, कॉटन है, टोबैको है, सगर कैन है। ओके, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, अब देखो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को समझो।
मान लो कि आपके पास यहाँ पे एरिया है, ये एरिया है आपके पास लैंड का, ठीक है। इस एरिया में आपको इरिगेशन करना है, ठीक है। तो मान लो कि अभी हमारा सीज़न चल रहा है, कौन सा सीज़न चल रहा है? अभी हमारा चल रहा है रबी का सीज़न। मान लो हमारा अभी रबी का सीज़न चल रहा है और पूरा लैंड जो है हमारा, ये पूरा ज़मीन जो है, ये पूरा लैंड जहाँ पे हमको खेती करना है, जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, अब यहाँ टोटल मान लो कि हमारे पास ये 5 हेक्टेयर एरिया है। कितना है? हेक्टेयर एरिया की यूनिट याद रखिएगा, 5 हेक्टेयर एरिया है। इसमें हमें क्या करना है? रबी सीज़न में मान लो कि हम लैंड को ये कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो ये टोटल लैंड्स है, इस लैंड में हमने रबी सीज़न में सिर्फ इतने वाले पार्ट को देखो, ये वाले पार्ट जो है ना, हैचिंग मैंने दिखाया है, इतने पार्ट को हमने इरिगेशन किया है, ठीक है। इतने पार्ट को हमने क्या किया है? इरिगेशन किया है। तो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होगा? टोटल जितना एरिया है हमारा, ठीक है, टोटल जितना एरिया है, ये आप देख रहे हो टोटल एरिया जो हरा कलर से दिखाया गया, और जो जिसको हमने इरिगेशन किया है इस पर्टिकुलर रबी सीज़न में, ये वाला एरिया है, ठीक है। ये मान लो A1 है और ये A2 है, ठीक है। A2 कौन सा एरिया? टोटल एरिया, ठीक है। A1 जिसमें हम लोगों ने इरिगेशन किया है इस पर्टिकुलर सीज़न में। तो दोनों का जो रेशियो होता है ना, वो कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। यानी कहने का मतलब है द रेशियो ऑफ एरिया इरिगेटेड पर सीज़न टू टोटल एरिगेबल एरिया, ठीक है। अब मान लो ये पूरा टोटल एरिगेबल एरिया कितना है? A2 है, मैंने बताया आपको टोटल एरिगेबल जो हरा कलर से आपको दिख रहा है। और इरिगेशन हम किस में कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सीजन में, रबी के समय में? A1 वाले पार्ट में। तो A1 बाई A2 क्या हो जाएगा? A1 बाई A2 इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इन द सेंस इट इज़ द रेशियो ऑफ एरिया इरिगेटेड पर सीजन टू टोटल इरिगेबल एरिया। मतलब एक सीजन में आपने कितना एरिया इरिगेट किया डिवाइडेड बाई में टोटल इरिगेबल एरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि A1 क्या है? A1 इस पर्टिकुलर सीजन में हमने इरिगेशन किया रबी के समय में, तो ये A1 है, और A2 क्या है? टोटल इरिगेबल एरिया है। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ एरिया इरिगेटेड पर सीजन, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर रबी सीजन में हमने जो इरिगेटेड किया दैट इज A1 डिवाइडेड बाई टोटल इरिगेबल एरिया, मीन्स टोटल कौन सा एरिया है? A2 है। सो A1 बाई A2 इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। सो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन था, इस सारे टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। देखिए यहाँ पे चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। टाइम फैक्टर क्या होता है? मान लो कैनाल्स है ना, मान लो ये क्या है? कैनाल है, हमारा कैनाल है, और मान लो कि यहाँ पे हमारा क्या है? ये सब हमारा लैंड्स है ना, जहाँ पे हमें खेती करना है ना, ये सब हमारा लैंड्स है। तो जो कैनाल है, जिस कैनाल में पानी क्रॉस कर रहा है इरिगेशन करने के लिए, ये क्या होता है कि टोटल जितना इरिगेशन आपका पीरियड है, ज़रूरी नहीं है कि उस पूरे पीरियड में आपका क्या होगा? कैनाल में पानी रहेगा। बात को समझिए, ज़रूरी नहीं है कि जितना पीरियड आपका है उस पूरे पीरियड में यहाँ पे पानी क्या होगा? मौजूद रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि नंबर इरिगेशन जो पीरियड्स हमारा है 120 दिन का है, या इरिगेशन पीरियड 50 दिनों का है, कैनाल में पानी सिर्फ रह रहा है 30 दिन ही। बात को समझिए, तो जितना दिन कैनाल में पानी रह रहा है, मतलब जितना दिन कैनाल एक्चुअली रन कर रहा है, डिवाइडेड बाई में जितना इसका क्या है? इरिगेशन पीरियड है। मान लीजिए कि कैनाल का जो हमारा, मान लीजिए कि जो हमारा ये है, हमारा खेत है, ये जो हमारा लैंड्स है, उसका हमारा इरिगेटेबल एरिया है, इरिगेशन पीरियड्स है हमारा, मान लीजिए 30 दिन है। कितना है? 30 दिन, 30 डे हमारा क्या है? इसका इरिगेशन पीरियड है। और आपका जो कैनाल है, ये जो है क्रॉस कर रहा है, मतलब कैनाल में जो पानी बह रहा है सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बह रहा है, यानी 15 दिन कैनाल में क्या कर रहा है? वाटर रन कर रहा है ना। तो टाइम फैक्टर होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज कैनाल हैज़ एक्चुअली रन, मतलब जितना दिन कैनाल एक्चुअली में रन किया है डिवाइडेड बाई में नंबर ऑफ डेज ऑफ इरिगेशन पीरियड, और कितना दिन इरिगेशन पीरियड है उस पर्टिकुलर क्रॉप्स का, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा टाइम फैक्टर्स। यानी बताया ना, मैंने आपको बताया जैसे कि मैं 30 दिन जो है आपका इस पूरे प्लांट्स का क्या है? 30 डे इरिगेशन पीरियड है, और कैनाल 15 दिन क्या कर रहा है? एक्चुअली रन कर रहा है। सो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होगा 15 बटा कितना? 30। क्या हो जाएगा? 15/30। 15 क्या है? मतलब नंबर ऑफ डेज कैनाल एक्चुअली रन, ओके, एंड नंबर ऑफ डेज ऑफ इरिगेशन पीरियड्स।
So 15/13. So it is the ratio of the number of days canal has actually run to the number of days for the irrigation period. मतलब जितना दिन का इरिगेशन पीरियड है, मान लो 30 डेज का है और कैनाल 15 दिन ही एक्चुअली रन कर रहा है, सो एक्चुअली रन कितना कर रहा है 15 डिवाइडेड बाई में टोटल इरिगेशन पीरियड्स, सो कितना 15/30. ओके, सो इसका हो जाएगा ये क्या टाइम फैक्टर. तो मुझे लगता है कि टाइम फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी फैक्टर. क्या कैपेसिटी फैक्टर. कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? जो कैनाल है हमारा, मान लो ये कैनाल है, ठीक है ना. अब कैनाल जो है, कैनाल में हमेशा ऐसा नहीं है कि पूरा फुल का फुल डिस्चार्ज हमेशा सप्लाई होता है. हो सकता है कि कुछ समय में क्या हो, कम सप्लाई भी हो. तो मान लो जो हमारा मीन डिस्चार्ज होता है, मतलब एक मीन डिस्चार्ज है, मतलब जो कि हमेशा हमारा हो रहा है. क्या है? मीन डिस्चार्ज जो कि हमेशा हमारा हो रहा है. और कभी कभी क्या होता है, फुल कैपेसिटी डिस्चार्ज भी होता है. तो मान लो कि हमारा ये जो है, ये हमारा है फुल कैपेसिटी डिस्चार्ज. क्या है? फुल कैपेसिटी डिस्चार्ज, है ना. तो क्या होता है, कैपेसिटी फैक्टर बराबर होता है जो हमारा कैनाल है उसमें मीन कितना सप्लाई चार्ज हो. मतलब मीन मतलब क्या होता है, एक एवरेज हमारा कितना सप्लाई हो रहा है वाटर है कैनाल में, डिवाइडेड बाई में कितना फुल्ली सप्लाई हो रहा है कैनाल में, है ना. उसको कहते हैं हम लोग कैपेसिटी फैक्टर. यानी कि मीन कितना सप्लाई हो रहा है कैनाल्स में, हमारा नहर में, डिवाइड बाई में फुल कितना सप्लाई हो रहा है. दोनों का अगर हम डिवाइड कर देंगे मीन्स m बटा क्या FC, m/FC, मतलब मीन बाई व्हाट, फुल सप्लाई डिस्चार्ज. दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी फैक्टर. तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसके, है ना. तो अब हमको दिखा देते हैं. इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन सप्लाई डिस्चार्ज टू द फुल कैपेसिटी डिस्चार्ज. मतलब ये रेशियो है मीन सप्लाई डिस्चार्ज का डिवाइड बाई में फुल कैपेसिटी डिस्चार्ज का, जिसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटी फैक्टर. सो ये टर्म आप याद रखिएगा क्योंकि बार बार एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट जो टर्म्स है हमें समझना, हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पे हम लोग को अब अगला टर्म देखना है दैट इज कॉल्ड कमांड एरिया. बहुत अच्छे से समझिएगा इसको क्योंकि बार बार एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. ओके, तो कमांड एरिया क्या होता है? कमांड एरिया मतलब मैं आपको जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ, इस स्टोरी को अच्छे से सुनिएगा एकदम, है ना, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं कोई डाउट ना रहे, है ना. मान लो कि ये कैनाल्स है, ये कैनाल हमारा क्रॉस हो रहा है, ये कैनाल है ना. ये क्या है? हमारा कैनाल है. ओके, एंड हमारा जो लैंड्स है जिसमें हम लोग खेती करते हैं, ये मान लो लैंड्स है. ये सब क्या है? इधर लैंड है, उसके बाद में इधर भी लैंड्स है ना. इधर लैंड्स है ना, जहाँ पे हमको क्या करना है, इरिगेशन करना है. ये हमारा लैंड्स है और इस कैनाल इधर लैंड्स है और लैंड्स रहेंगे. यहाँ पे मान लो कि हमारा घर है, यहाँ पे होम है ना. ये हमारा H होम है. उसके बाद और सारी चीज़ें, मान लो कि यहाँ पे पावर प्लांट है, ठीक है. मान लो कि यहाँ से इसके बगल से रोड क्रॉस कर रहा है, ये क्या है? रोड है. और मान लो और भी चीज़ें यहाँ पे हैं, इधर से भी रोड क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे ट्रीज़ है एंड ऑल दैट. ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है. अब बात को ध्यान से समझना. तो हमारे ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है? ग्रॉस कमांड एरिया मतलब होता है कि जो भी हमारा कैनाल है, यानी जो भी हमारा ड्रेनेज बाउंड्री है, ड्रेनेज बाउंड्री मतलब जहाँ से पानी हमारा क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहा है, ये हमारा क्या है? ड्रेनेज बाउंड्री है ना. जो भी हमारा ड्रेनेज बाउंड्री है, ड्रेनेज बाउंड्री के अंदर में या ड्रेनेज बाउंड्री के अक्रॉस जितने भी सारी चीज़ें आ रही हैं, या फिर वो इरिगेशंस, या फिर वो हमारा खेती वाला लैंड्स हो, या इसके अलावा होम हो, या ट्री हो, या रोड्स हो, या माइंस हो, जो भी चीज़ें हैं, इन सारे को अगर हम क्या करें, कंबाइन कर दें, इन सारे को अगर, इस सारे एरिया को अगर हम जोड़ दें, तो इस पूरे एरिया को हम लोग कहते हैं ग्रॉस कमांड एरिया एंड दैट इज कॉल्ड GCA. व्हाट? ग्रॉस कमांड एरिया मीन्स इन द सेंस द एरिया अंडर द ड्रेनेज बाउंड्री विच कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशंस और डजंट. इरिगेशन के लिए यूज़ किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता है. क्या हम घर को इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं? नहीं ना करते हैं. क्या हम ये उसके अलावा रोड्स को करते हैं इरिगेशन के लिए यूज़? नहीं ना करते हैं. तो ये सारे एरिया भी उसके टर्म के अंदर में आते हैं. किसके? GCA के अंदर में. मतलब
जो भी हमारा ड्रेनेज बाउंड्री है उस ड्रेनेज बाउंड्री के टोटल एरिया में, टोटल जितना भी हमारा एरिया है उस पूरे एरिया को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारा टर्म कहलाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज़ कॉल्ड GCA. व्हाट? GCA, ग्रॉस कमांड एरिया. मीन्स area comes under the drainage boundary like as irrigable area, land, that is roads, that is tree, and all come under the category of GCA, that is gross command area. So gross command area आपको समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट हम समझते हैं हम लोग CCA के बारे में. किसके बारे में? CCA, दैट इज कल्चरेबल कमांड एरिया. ये टर्म बहुत समझना इंपॉर्टेंट है. कल्चरेबल कमांड एरिया मतलब ग्रॉस कमांड एरिया का वह पार्ट. अब ग्रॉस कमांड एरिया में तो सब कुछ आ गया, घर आ गया, रोड्स आ गया, कैनाल के बाद में जो खेत है हमारा वो आ गया. सिंचाई के पार्ट वाले में भी इरिगेबल लैंड भी हो सकते हैं या फिर फैरन मतलब अनफर्टाइल लैंड भी हो सकते हैं, बैरन लैंड्स भी हो सकते हैं. सारे लैंड्स उसका अंतर्गत में आते हैं. अब ऐसा थोड़ी है कि जो हमारा GCA है जितना उसमें लैंड है उस पूरे लैंड को हम लोग खेती के लिए यूज़ करते हैं. उसके अलावा बैरन लैंड्स मतलब जहाँ पे हम खेती नहीं करते हैं वो भी लैंड्स आता है. तो सारे लैंड्स आते हैं. तो उन सारे पार्ट को हम लोग GCA के अंदर में कंक्लूड करते हैं. बट अगर हम CCA की बात करें तो CCA में सिर्फ वो एरिया कंसिडर किया जाता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसका यूज़ हम लोग कल्चरेबल पर्पज़ के लिए, जिसका यूटिलाइज़ हम लोग खेती के लिए, जिसका यूटिलाइज़ हम लोग किसके लिए करते हैं, इरिगेशन पर्पज़ के लिए करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड कल्चरेबल कमांड एरिया. ठीक है. मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारा लैंड्स है इसका हम लोग खेती के लिए यूज़ कर रहे हैं, बस इतना ही समझिए. जो भी लैंड्स है GCA का, अब टोटल GCA हो गया. अब GCA में किस लैंड का यूटिलाइज खेती के लिए कर रहे हैं हम लोग, किस लैंड का यूटिलाइज खेती के लिए कर रहे हैं? ये वाला जो हरा कलर का लैंड दिख रहा है ना, इसको हम लोग खेती के लिए कर रहे हैं, है ना. मतलब कल्चरेबल के लिए कर रहे हैं. ये वाला जो हरा वाला दिख रहा है इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कल्चरेबल के लिए कर रहे हैं ना. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हरा वाला कलर वाला जो आपको दिख रहा है लैंड, ये लैंड और ये लैंड, पूरा का पूरा एरिया को हम लोग इरिगेशन कर रहे हैं. हो सकता है कि कुछ एरिया जो है हम लोग रेनिंग के द्वारा हम लोग हो सकता है, और कुछ एरिया बच जाए तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए, इरिगेशन पर्पज़ से हम उसका पानी को यूटिलाइजेशन को फुलफिल कर सकते हैं. ठीक है. तो अभी जो आपका आता है कल्चरेबल कमांड एरिया में, कल्चरेबल कमांड एरिया कहने का मतलब है GCA का वह पार्ट जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसका यूज़ हम लोग कल्टीवेशन पर्पज़ के लिए, जिसका यूज़ हम लोग खेती पर्पज़ के लिए करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड कल्चरेबल कमांड एरिया, दैट इज़ कॉल्ड CCA. अब आपको समझ में आ गया होगा. GCA मतलब व्हाट, एक पर्टिकुलर ड्रेनेज बाउंड्री के अंदर में जो भी चीज़ें हैं, फर्टाइल लैंड्स हो गए, घर हो गए, ट्रीज़ हो गए, रोड्स हो गए, उस सारे को अगर मिला दिया जाए तो कहलाता है GCA. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको समझना है इस चीज़ को. और उस GCA के अंदर में जिसका यूज़ हम लोग खेती के लिए कर रहे हैं, जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ग्रीन वाला खेती के लिए कर रहे हैं यानी कल्चरेबल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, उसको हम लोग कहेंगे CCA. ओके, दैट इज़ कॉल्ड CCA. मीन्स आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि अब GCA के अंदर में हम लोग एक छोटा सा पार्ट है खेत जिसका यूटिलाइज कर रहे हैं. तो हमेशा क्या होता है, जो हमें CCA मिलेगा वो क्या होगा, GCA से कम होगा. मीन्स CCA क्या है, हमारी ये छोटा वाला पार्ट ही तो है ना जिसमें वो खेती कर रहे हैं, जिसमें खेती कर रहे हैं. तो हमेशा क्या होगा, GCA जो होगा हमेशा, CCA जो होगा हमारा कल्चरेबल कमांड एरिया, पूरा जो हमारा ग्रॉस कमांड एरिया है CCA, क्योंकि CCA तो बहुत बड़ा है, CCA के अंदर में रोड, घर सब कुछ आता है. मीन्स हमेशा जो कल्चरेबल कमांड एरिया है GCA से कम होता है, यानी CCA इज़ लेस देन व्हाट, GCA. ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आपको. यहाँ पे समझ में आया क्या, GCA समझ में आया, ग्रॉस कमांड एरिया, और आपको समझ में आया CCA. ये दो चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है, CCA. अब एक टर्म होता है इरिगेबल कमांड एरिया, ICA. टर्म को समझिएगा. एक टर्म होता है ICA. ठीक है, ICA, इरिगेबल कमांड एरिया. सो इरिगेबल कमांड एरिया क्या होता है, एक टर्म को मैं आपको समझा दूं. इरिगेबल कमांड एरिया मतलब होता है कि आपका जो भी यूज़ कल्चरेबल कमांड एरिया के लिए किया जा रहा है, मान लीजिए ये ग्रीन लैंड सबको दिख रहा है, कल्चरेबल कमांड एरिया के लिए यूटिलाइज किया जाता है ये वाला लैंड्स, ग्रीन वाला लैंड्स को, है ना, करते हैं ना हम लोग. अब इसमें जितने भी पार्ट में हम इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि जितना हमारा कल्चरेबल कमांड एरिया का पार्ट है टोटल में हम इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. जितने भी पार्ट में हम इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उस पार्ट को हम लोग कहेंगे व्हाट, इरिगेबल कमांड एरिया, दैट इज़ कॉल्ड ICA. क्या कहेंगे उसको हम लोग, ICA. मीन्स आपको ने यहाँ पे 3 टर्म सीखा. GCA मतलब ड्रेनेज बाउंड्रीज़ के आसपास में जितने भी सारे लैंड्स, चाहे वो फर्टाइल हो, चाहे वो कल्चरेबल हो, या बैरन लैंड्स हो, या इसके अलावा घर हो, इसके अलावा रोड्स हो, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, पावर प्लांट्स हैं, सारे को इंक्लूड कर दिया जाए उस ड्रेनेज बाउंड्री के अंदर में, तो सब कहलाएगा टर्म GCA. और GCA का वह पार्ट, ग्रॉस कमांड एरिया का वह पार्ट जिसका यूज़ हम लोग कल्चरेबल पर्पज़ के लिए, जिसका यूज़ हम लोग कल्टीवेशन पर्पज़ के लिए करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड CCA, जैसे कि ग्रीन लाइंस के द्वारा इसमें दिखाया गया है. ओके.
और CCA का वह पार्ट, कल्चरेबल कमांड एरिया का वह पार्ट जिसका यूटिलाइज हम लोग इरिगेशन के लिए करते हैं स्पेशली, दैट इज कॉल्ड ICA, दैट इज कॉल्ड इरिगेबल कमांड एरिया, दैट इज डिनोटेड बाय ICA। ओके, सो मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत डिटेल्स में मैंने समझा दिया है और कहीं अब दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके रिगार्डिंग में, है ना। वो भी पूछे GCA, CCA और ICA तो आप आसानी से बता सकते हैं। ओके, यही 3 टर्म्स है समझना इसमें। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या टर्म्स है। सो देखिए यहाँ कमांड एरिया पहले समझिए। इट इज़ द एरिया अंडर ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ ए प्रोजेक्ट टू विच वाटर कैन रिच बाई ग्रेविटी। मतलब जो हमारा कैनाल क्रॉस कर रहा है, कैनाल के नीचे ड्रेनेज नीचे में जो भी हमारा खेत होता है आसपास में, उस पर जो हम पानी प्रोवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड कमांड एरिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमांड एरिया, ठीक है। मतलब डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट का जो भी डाउन स्ट्रीम में है, नहर है या फिर जो भी रिवर्स है, उसका डाउन स्ट्रीम में जो भी है सारी चीज़ें कमांड एरिया के अंतर्गत में आती है। हो सकता है लैंड्स हो सकता है घर हो सकता है ट्रीज हो सकता है पावर प्लांट्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे 3 टाइप के कमांड एरिया यूटिलाइज किए जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। GCA दैट इज कॉल्ड ग्रॉस कमांड एरिया, नेक्स्ट CCA दैट इज कॉल्ड कल्चरेबल कमांड एरिया और लास्टली इरिगेबल कमांड एरिया दैट इज कॉल्ड ICA। सो इस 3 चीज़ों के बारे में मैंने आपको भी बताया था। सो अब देखिए यहाँ पे ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है। मैंने जैसा कि आपको बताया है, द टोटल एरिया, ध्यान से समझिएगा, द टोटल एरिया लेइंग बिटवीन ड्रेनेज बाउंड्रीज विच कैन बी इरिगेटेड बाय ए कैनाल सिस्टम। इट में इंक्लूड अनफर्टाइल barren lands, alkaline soil, local pans, village, roads and others area of habitation. It can be measured on the topo sheet or by actual survey. मीन्स आपको यही समझना है कि जो भी ड्रेनेज एरिया है, उस ड्रेनेज एरिया के अंदर में जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अनफर्टाइल सॉइल है, बैरन लैंड्स, बैरन लैंड मतलब अनुपज लैंड, जो लैंड ऐसा ही होता है, ठीक है। अल्कलीन सॉइल हो गया, लोकल पॉन्ड्स हैं, तालाब हो गया, घर हो गए, विलेज हो गए, रोड्स हो गए, और जो भी हैबिटेशन एरिया है सारे को अगर इंक्लूड कर दें हम लोग तो आता है GCA के अंदर में, दैट इज कॉल्ड GCA, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस कमांड एरिया। मैंने आपको इससे पहले इमेज से सारी चीज़ें बिल्कुल डिक्लेयर कर दी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट टर्म को हम लोग समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म है दैट इज कॉल्ड कल्चरेबल कमांड एरिया, दैट इज कॉल्ड CCA। ओके, सो व्हाट डज इट मीन? कल्चरेबल कमांड एरिया इज दैट पार्ट ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया विच कैन बी ब्राउट अंडर कल्टिवेशन। CCA इज ऑलवेज लेस देन GCA। ये टर्म समझिएगा। मैंने बताया था ना कि GCA का वह पार्ट जिसमें हम लोग कल्टीवेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं उसको हम लोग CCA कहते हैं। तो हमेशा क्या होगा, GCA बड़ा होगा यानी कि CCA क्या होगा, उससे छोटा होगा, ठीक है। एज ऑल द एरिया विल नॉट अंडर द कल्टीवेशन। जैसे मैं आपको बताया था कि मान लो कि जो कल्चरेबल कमांड एरिया है उसमें पूरा का यूज़ हम लोग कल्टीवेशन पर्पस के लिए नहीं करते हैं, है ना, एट अ टाइम, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ लैंड इज़ यूज फॉर रोड्स। मैंने आपको बताया था कि GCA का पूरा पार्ट हम लोग खेती के लिए यूटिलाइज नहीं करते हैं। कुछ जो होता है रोड के लिए यूज़ किया जाता है, माइंस का यूज़ किया जाता है, स्ट्रीम्स के लिए यूज़ किया जाता है, हैबिटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सो जनरली अगर हम बात करें CCA कितना होता है, तो CCA जो होता है GCA का 0.8 टाइम्स होता है। मीन्स क्या होता है, 80% होता है GCA का, ठीक है। CCA इज टेकन इफ डिटेल सर्वे इज नॉट अवेलेबल। अगर डिटेल सर्वे हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम लोग CCA कितना ले लेंगे, टोटल जो हमारा ग्रॉस कमांड एरिया है उसका 80% हम लोग क्या करेंगे, GCA ले लेंगे, CCA ले लेंगे, है ना। मतलब GCA का 80% यानी 0.8 टाइम्स, है ना। मीन्स CCA क्या है, छोटा है किससे, GCA से। और हमारा लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट पॉइंट्स है, दैट इज कॉल्ड इरिगेबल कमांड एरिया। और व्हाट डज इट मीन? मैंने बताया था कि CCA का वह पार्ट जिसका यूटिलाइज हम लोग इरिगेशन के लिए करते हैं उसे कहते हैं हम लोग इरिगेबल कमांड एरिया, दैट इज कॉल्ड ICA। सो व्हाट डज इट मीन? इट इज़ द पार्ट ऑफ द कल्चरेबल कमांड एरिया विच कैन बी एक्चुअली इरिगेटेड। मतलब CCA का वह पार्ट जिसका यूज़ हम लोग इरिगेशन के लिए करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो कल्चरेबल कमांड एरिया है उसका पूरा का पूरा यूज़ हम लोग इरिगेशन के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर करते भी हैं तो टोटल हो जाएगा, अगर नहीं करते हैं जितना भी हम यूटिलाइज़ करते हैं उसको हम लोग कहेंगे क्या, इरिगेबल कमांड एरिया। जैसे कि मैंने आपको पिछले अभी फिगर्स में मैंने आपको बताया था कि मान लो कि ये खेत है, मान लो कि ये क्या है, ये खेत है। अब खेत में आप क्या कर रहे हो, खेत में आप इरिगेशन क्या कर रहे हो, सिर्फ इतना ही दूर में कर रहे हो, है ना, ये वाला पार्ट में, है ना। तो ये वाला पार्ट कहला जाएगा आपका इरिगेबल कमांड एरिया, दैट इज कॉल्ड ICA। और टोटल जो आपका पार्ट है, ये टोटल जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, टोटल आपका कहला जाएगा CCA, है ना। मीन्स ICA CCA से छोटा होगा, है ना। ICA CCA से छोटा हो सकता है क्योंकि इरिगेशन हो सकता है कि CCA कुछ ही पार्ट में हम लोग करें, है ना। और CCA क्या होगा, हमेशा GCA से छोटा होगा, है ना। CCA क्या होगा हमेशा GCA से छोटा होगा,
सो आई थिंक कि आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इसका बिल्कुल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक बार मैं फिर रिवाइज़ कर लेता हूँ कि हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा, और आपको जो भी डाउट्स है उसको मैंने एक बार क्लियर कर देता हूँ। सो मैंने सबसे पहले पढ़ा था यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्रॉप रेशियो के बारे में, है ना। सो क्रॉप रेशियो क्या होता है, जितना आपने एरिया इरिगेशन किया है खरीफ सीज़न में, किस में, खरीफ सीज़न में, और डिवाइडेड बाई में जितना इरिगेशन आपने किया है, जितना एरिया को इरिगेट किया है रबी सीज़न में, है ना, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉप रेशियो। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था पैलियो इरिगेशंस के बारे में, है ना। सो पैलियो इरिगेशंस क्या होता है, पैलियो इरिगेशंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि मान लो कि खेत है हमारा, और खेत क्या होता है, स्टार्टिंग में जब हम प्लांट को बोते हैं तो खेत क्या होता है, पूरा ड्राई होता है, यानी लैंड पूरा ड्राई होता है। उस समय हम डायरेक्टली प्लांट को नहीं बो सकते, उससे पहले हमें पानी देना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड पैलियो इरिगेशंस। खेत को क्या करना पड़ता है, मॉइस्ट करना पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं पैलियो इरिगेशंस। मैंने ये आपको बताया था, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैंने बताया था आपको कैश क्रॉप्स के बारे में, किसके बारे में, कैश क्रॉप्स के बारे में। तो मैंने बताया था वैसे क्रॉप्स जिसका यूज़ जो आपका जो फार्मर्स है, यानी जो कल्टीवेटर्स है, जो खेती कर रहे हैं, उनका यूटिलाइज खुद नहीं करते हैं, उसको ले जाकर के मार्केट में क्या करते हैं, बेचते हैं, उससे उनको काफ़ी पैसा मिलता है। जैसे कि टोबैको है, टोबैको के अलावा कॉटन्स है, कॉटन के अलावा शुगर कैन यानी कि गन्ना है, चाय है, टी है, ये सब कहलाते हैं कैश क्रॉप्स। सो आप इसको याद रखिएगा, ये 3 चीज़ें मैंने आपको पहले बताया था, और भी चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने आपको बताया था। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट है आपका इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन के बारे में। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मतलब होता है कि मान लो आपका ये टोटल लैंड्स है, टोटल लैंड्स मैंने बताया था कि मान लो आप इसका ये वाला पार्ट इरिगेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, है ना। मान लो कि अभी खरीफ सीज़न है, खरीफ सीज़न में आपने इसका यूटिलाइज़ किया है, तो एक पर्टिकुलर सीज़न में आपने जितना एरिया को क्या किया है, मान लो ये एरिया A1 है और टोटल लाल वाला एरिया क्या है, A2 है। मान लो कि आपने इस पूरे पार्ट में सिर्फ A1 एरिया का इरिगेशन का यूज़ किया है एक सीज़न में, है ना। तो जितना आपने यूटिलाइज़ किया एक पर्टिकुलर सीज़न में डिवाइडेड बाई में टोटल जितना आपका क्या है इरिगेबल एरिया है, टोटल कितना है, A2 है ना, ये वाला A2। सो A1 बाई A2 इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, मीन्स टोटल एरिया इरिगेटेड पर सीज़न टू दी टोटल इरिगेबल एरिया, मतलब जितना एरिया आपने इरिगेशन किया है इस पर्टिकुलर सीजन में डिवाइडेड में टोटल इरिगेबल एरिया, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। सो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था टाइम फैक्टर्स के बारे में। टाइम फैक्टर्स के बारे में हमने देखा था। सो टाइम फैक्टर क्या होता है, टाइम फैक्टर मैंने बताया था कि मान लो कि आपका कैनाल है और बगल में खेत है आपका, है ना, ये आपका खेत है, और कैनाल्स में ज़रूरी नहीं है कि पानी जो है जितना दिन हमारा इरिगेशन का ज़रूरत है खेत में उतना दिन पानी आएगा ही आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी है क्या, ज़रूरी नहीं ना है। मान लो कि हमारा जो क्रॉप है उसका इरिगेशन पीरियड मान लो कि 50 दिन है ना, और कैनाल हमारा रन कर रहा है 20 दिन ही, है ना। तो 20/50 है, ये हमारा कहलाता है व्हाट, टाइम फैक्टर्स। मीन्स नंबर ऑफ डे कैनाल एक्चुअली रन डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल डेज दैट द क्रॉप्स रिक्वायर्ड फॉर इरीगेशंस, मतलब जितना दिन क्रॉप इरीगेशन को रिक्वायर्ड कर रहा है उस दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारा कहलाता है हमारा व्हाट, टाइम फैक्टर्स। मीन जितना दिन कैनाल रन कर रहा है 20 दिन कर रहा है डिवाइड बाय जितना दिन हमारा खेत में पानी की ज़रूरत है उसको कहेंगे हम लोग व्हाट, टाइम फैक्टर। सो 20/50 इज़ व्हाट, टाइम फैक्टर्स। ओके, आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैपेसिटी फैक्टर्स की। सो कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है। सो अगर हम बात कर लेते हैं कैपेसिटी फैक्टर्स की, कैपेसिटी फैक्टर मतलब होता है, मैंने बताया था कि जो कैनाल्स है कैनाल में हमेशा क्या होता है फुल सप्लाई डिस्चार्ज नहीं होता है ना, कभी कभी होता है। सो मान लो कि मीन डिस्चार्ज हमारा ये है, मान लो कि मीन डिस्चार्ज 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, और मान लो कि हमारा फुल डिस्चार्ज कभी कभी हो रहा है जो कि हमारा है 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। ये क्या है, डिस्चार्ज का यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो हमारा फुल सप्लाई है 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो ये क्या होता है कि मीन डिस्चार्ज डिवाइड बाई में फुल डिस्चार्ज का क्या होता है, रेशियो होता है। मतलब जितना हमारा कैनाल में मीन डिस्चार्ज हो रहा है डिवाइडेड बाई में क्या होगा, फुल डिस्चार्ज। तो इस केस में कितना है, मीन डिस्चार्ज कितना था 20 था और फुल डिस्चार्ज कितना था 50। तो 20/50 क्या कहला जाएगा हमारे यहाँ पे, कैपेसिटी फैक्टर्स कहला जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस करा था, अभी जो भी मैंने अभी लेक्चर्स लिया है उसके अंदर में। सो इफ़ यू गाइज आर एक्चुअली एंजॉइंग दिस सेशन एंड गेटिंग सो मच थिंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन, सो kindly click on the like button and subscribe my YouTube channel.
एंड आई थिंक कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी एंड मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ पे कोई डाउट्स होगा आपको। फिर भी अगर डाउट्स है सो हम आपको नेक्स्ट के लेक्चर्स में या नेक्स्ट के जो भी लाइव सेशंस होंगे वहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा उसको। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन and getting so much thing from this current session. So stay tuned. God bless you all. Thank you everyone.